नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फिर से एक बार हम लोग एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आप लोगों ने सौरमंडल पढ़ा। सौरमंडल में जितने ग्रह थे उसके बारे में हम लोगों ने बेहतर ढंग से जानकारियाँ प्राप्त की। उसके बाद सौरमंडल में ही एक पार्ट सूर्य का होता है, जो आपके एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितनी सारी सूर्य से जानकारियां हैं जो आपके एग्ज़ाम में आवश्यक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों ने सौरमंडल के बारे में पढ़ा उनको समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम कोच आपको कैसे क्लासें प्रोवाइड करा रहा है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सूर्य के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ लेंगे। आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, जिससे देखकर आप कुछ आंकड़ा लगा रहे होंगे कि हमारी क्लास किसकी होने वाली है ना। तो इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं। और आप जब भी क्लास लें, जब भी क्लास पढ़ें या जब भी कहीं भी पढ़ें, तो आपको ये अवश्य होना चाहिए आपके अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेन और कॉपी के साथ बैठें, क्योंकि टीचर के द्वारा हर एक बात बताई जा रही है, तो वो हर एक बात आप एक ही बार में याद नहीं कर पाएंगे। तो सही तरीका जो पढ़ने का है वो ये है कि अगर मान लो आप देख रहे हैं किसी भी टीचर की क्लास, तो आप रफ और पेन के साथ रहें तो आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर ढंग से होगी। ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य, सन, सब लोग सूर्य से जानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो एग्ज़ाम में आती हैं और उसमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सूर्य क्या है, ये सब लोग जानते हैं कि सूर्य एक तारा है ना। सूर्य एक तारा है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, सूर्य किस प्रकार का तारा है, सूर्य एक मध्यम तारा है कि सूर्य एक भारी तारा है, या सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है, तो आप ये कहेंगे कि सूर्य मध्यम क्रम का तारा है। माने तारे तो बहुत हैं, सूर्य भी तारा है, लेकिन एग्जाम में पूछे कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो आंसर आएगा मध्यम तारा है और मध्यम भार वाला तारा है। ठीक। तो सूर्य कैसा तारा है? सूर्य मध्यम तारा है। ठीक है। उसके बाद सूर्य में आप देखोगे कि जो आपको पढ़ना होता है, एग्जाम में पूछता है, तो 3 उसके होते हैं पार्ट। एक आपका लिखा हुआ है प्रकाश मंडल, जो कि प्रकाश मंडल के बारे में आप लोग जानते हैं कि सूर्य का यही भाग होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसमें ऊर्जा बनती है, जिसमें प्रकाश बनता है, या नाभिकीय संलयन क्रिया जो होती है वो यहीं पे होती है प्रकाश मंडल में। ठीक। उसके बाद आप देखोगे प्रकाश मंडल के ऊपर एक और मंडल पाया जाता है जिसका नाम वर्ण मंडल है। प्रकाश मंडल के ऊपर एक मंडल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? वर्ण मंडल। उसके बाद पूछता है कि सूर्य के सबसे बाहरी वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्रीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। कोरोना के नाम से जाना जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का तापमान अलग अलग तरीके से पूछता है सूर्य के केंद्र का तापमान क्या है, तो आप कुछ अलग बताते हैं, या सूर्य के केंद्र का तापमान अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। ठीक। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आपसे पूछे कि केंद्र के बाहर वाला जो ये क्षेत्र है, केंद्र के बाहर वाला जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हो कि इसे हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड।
6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सूर्य के केंद्र के बाहर वाला भाग जिसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, तो प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वर्णमंडल, एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य का ऐसा कौन सा भाग है जो प्रकाशहीन होता है? तो सूर्य का प्रकाशहीन वाला जो भाग है ये आपका जो होता है वर्णमंडल, ये प्रकाशहीन होता है। कैसा होता है? ये प्रकाशहीन होता है। पूछा जाए सूर्य का कौन सा भाग प्रकाशहीन होता है, तो सूर्य का जो वर्णमंडल है ये प्रकाशहीन होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया कि वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? तो वर्णमंडल का जो रंग है, वर्णमंडल का रंग कैसा है? तो वर्णमंडल का रंग होता है लाल। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? वर्णमंडल का रंग लाल होता है। सूर्य का वास्तविक रंग क्या होता है? सूर्य का वास्तविक रंग अगर कभी पूछे सूर्य का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो ये सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। सूर्य से ढेर सारी जानकारियां हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी केंद्र और कोड के बारे में। केंद्र क्या होता है, प्रकाश मंडल क्या होता है, वर्णमंडल क्या होता है, क्रीट और कोरोना क्या होता है, सूर्य का वास्तविक रंग क्या होता है, इतनी जानकारियां आप इससे पाए। अब इसके आगे और हम थोड़ी सी बात करेंगे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सूर्य देखते हैं। अब सूर्य से बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। सूर्य से जानकारियों के बारे में देखते तो आपसे पूछता है कि इसका परिक्रमण काल कितना होता है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? सूर्य का परिक्रमण काल जो होता है वो आपका है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। अब सूर्य का परिक्रमण काल क्या होता है? तो सूर्य हमारी आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है, किसका? मंदाकिनी का। या आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक, केंद्र, ऊर्जा एवं स्रोत है। सूर्य क्या है? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक, केंद्र एवं ऊर्जा का स्रोत है। यह एक मध्यम भार का तारा है। तो आपसे पूछे कि सूर्य क्या है, तो आप बताएंगे कि सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। लेकिन एग्जाम में पूछे कैसा तारा है, तो सूर्य एक मध्यम आयु तथा मध्यम भार का तारा है। अर्थात इसका भार भी बहुत ज्यादा नहीं है, तारा की जो तारे हैं बड़े, और इसकी आयु भी कम है। क्योंकि अगर तारों की अपेक्षा देखोगे तो तारे कई हैं, बहुत वर्ष आयु है। हालांकि हमारे सूर्य की आयु लगभग 10 अरब वर्ष है ना, लेकिन तारों में भी अगर बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा आयु नहीं है, क्योंकि ये मध्यम आयु का है। तो सूर्य एक मध्यम आयु तथा मध्यम भार का तारा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, या आप ये कह सकते हो सूर्य पूर्व, इस समय, ये पूर्व जो गलत शब्द गया, ऐसा है सूर्य इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में है। अगर पूछे कि सूर्य किस अवस्था में है, तो सूर्य इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में है। पूर्ण संतुलन की अवस्था है। सूर्य का व्यास पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। सूर्य का व्यास, अर्थात ये आपका सूर्य है और इसके व्यास की बात हम करेंगे तो इसका व्यास जो होगा वो 13,92,000 किलोमीटर है। 13,92,000 किलोमीटर है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि सूर्य का व्यास इतना है ना। कितना है आप समझ रहे हो? 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य तारा कैसा, इसका व्यास हो गया। सूर्य के केंद्र का तापमान हमने आपको भी बताया कि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी आयु कितनी है, तो इसकी आयु भी हमने आपको बताया। सूर्य की आयु जो है वो लगभग 10 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु लगभग 10 अरब वर्ष है। अच्छा, सूर्य पूरी कितनी कर चुका? पूरी सूर्य
सूर्य अपनी पूरी आयु की लगभग 4.6 अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सूर्य इस समय अपनी जवानी पे बरकरार है ना, सूर्य जवान है इस समय, ठीक। इसलिए ये आधी आयु पूरी कर चुका ना। जब कोई व्यक्ति आधी आयु पूरी कर लेता तो किशोरावस्था में, जवानी में होता कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो वैसे सूर्य भी है, ठीक है। ये अपनी संतुलन अवस्था में है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। इसके सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी कुल आयु 10 अरब वर्ष है, जिसमें से 4.6 अरब वर्ष लगभग ये आयु पूरी कर चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि सूर्य की असीम ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य की असीम ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीम ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। आगे बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमता है? तो आप बताएंगे सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जिस प्रकार से सूर्य, शुक्र ग्रह और अरुण घूमते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गति करता है। तो इसको ब्रह्मांड माने पूरा चक्कर घूमने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं कि सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? तो सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष होता है और इसी को ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। पेपर में आपसे पूछेगा कि ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्षों का होता है? तो ब्रह्मांड वर्ष 25 करोड़ वर्षों का होता है। रीजन आपके सामने है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो 25 करोड़ वर्ष जो होता है उसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। इतनी बातें समझ गए। उसके बाद आप देखोगे कि हमने आपको बताया कि सूर्य को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, है ना। सूर्य को 3 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है क्रीट या क्रोना और दूसरा है वर्णमंडल और तीसरा है प्रकाश मंडल। कौन है? प्रकाश मंडल, ठीक। इस प्रकार से हमको तीनों एक एक करके पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फोटोस्फीयर पे, अर्थात प्रकाश मंडल को, है ना। तो प्रकाश मंडल के बारे में देखेंगे। प्रकाश मंडल यह सूर्य का दीप्तमान सतह होता है। पेपर में आता है कि सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तमान सतह प्रकाश मंडल होता है। इस मंडल का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सूर्य के केंद्र का ताप, है ना, जब पूछे सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो आप बताएंगे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो उसके बाद आपसे पूछता है कि ये फ्रानहाफर रेखाएं क्या होती हैं? फ्रानहाफर रेखाएं क्या होती हैं? तो आप देखोगे कि सूर्य के प्रकाश मंडल में कुछ काली काली रेखाएं बन जाती हैं। उन्हीं रेखाओं को फ्रानहाफर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश मंडल में कुछ प्रकाश मंडल के ऐसे हिस्से को जो सूर्य के वायुमंडल के द्वारा वहाँ के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वहाँ पर कुछ रेखाएं बन जाती हैं जिसे फ्रानहाफर रेखाएं कहा जाता है। अर्थात प्रकाश मंडल द्वारा जहाँ जहाँ प्रकाश से रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है वहाँ काली काली रेखाएं बन जाती हैं। इन रेखाओं को फ्रानहाफर रेखाएं कहते हैं।
तो इन रेखाओं को फ्रानहाफर रेखाएं कहती हैं। एग्जाम में कई बार आया है कि फ्रानहाफर रेखाएं सूर्य के किस भाग में पाई जाती हैं। ऑप्शन होगा वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, क्रीट या कोरोना, या तीनों में। आंसर क्या होगा? प्रकाश मंडल होगा। ठीक, अब पूछे कि सौर कलंक क्या होता है। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक के बारे में आप देखोगे तो ये मानो सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, सूर्य के 3 भाग हैं और ये आपका प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र है। कौन सा? प्रकाश मंडल वाला क्षेत्र। तो इसमें देखोगे कि कुछ काले काले, ठीक है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं प्रकाश मंडल में। इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देंगे, वो आपके सौर कलंक कहलाते हैं। आंसर क्या होगा? अब इसको समझ लेते हैं कि सौर कलंक क्या है। देखो, सौर कलंक की घटना प्रकाश मंडल में घटित होती है। तो भैया पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि सौर मंडल में या सूर्य के किस भाग में सौर कलंक की घटना होती है। तो आपने देखा कि सौर कलंक की घटना प्रकाश मंडल में घटित होती है। तो सौर मंडल में सौर कलंक की जो घटना है वो प्रकाश मंडल में घटित होती है। प्रकाश मंडल का ऐसा क्षेत्र जहां का तापमान 2000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। जो ये आपके सौर कलंक होते हैं, इनका प्रकाश मंडल की दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा 2000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। यह पहले 11 वर्षों तक बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक घटता है। यह पहले 11 वर्षों तक बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक घटता है। इसे ही सौर चक्र कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि सौर चक्र क्या होता है, तो आप कहोगे सौर कलंक की घटना में कुछ ऐसा होता है कि जो प्रकाश मंडल का कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां का तापमान 2000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है और उस भाग में 11 वर्षों तक पहले ये बढ़ता है और फिर 11 वर्षों तक घटता है। यही आपका क्या कहलाता है? सौर चक्र कहलाता है। आगे, कलंक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। भाई जानते हो, कभी तो कलंक कहलाए, क्योंकि ये धब्बे पड़ रहे हैं तभी तो कलंक है। और जो कलंक हैं ये धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे जोड़ी के रूप में होते हैं। अगर कभी आ जाए कि सौर कलंक में धब्बे होते हैं एकल या द्विकल के रूप में, तो आप कहोगे कि ये जोड़ी के रूप में होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमेशा जोड़ी के रूप में रहते हैं। तो ये आपका हो गया सौर कलंक। सौर कलंक के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक, ये 11 वर्षों तक पहले बढ़ता है, फिर 11 वर्षों तक घटता है। ठीक भैया, आगे आता है वर्णमंडल। आगे कौन आता है? वर्णमंडल। इसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। अब वर्णमंडल क्या है, थोड़ी सी जानकारी हमको वर्णमंडल से भी होनी चाहिए। वर्णमंडल के बारे में आप देखोगे, यह प्रकाश मंडल के चारों ओर का प्रकाशहीन क्षेत्र होता है। पेपर में आता है कि सूर्य का कौन सा भाग प्रकाशहीन होता है, तो आप बताएंगे कि जो वर्णमंडल है ये आपका प्रकाशहीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताता है कि वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, तो वर्णमंडल का रंग लाल होता है। वर्णमंडल किस रंग का होता है? वर्णमंडल लाल रंग का होता है। ठीक, वर्णमंडल कैसा होता है? वर्णमंडल लाल रंग का होता है। अब एक और क्वेश्चन आप देखो कि जैसे मान लो ये प्रकाश मंडल है ना, ये प्रकाश मंडल है और ये वर्णमंडल है। तो आप समझो, अगर पूछे कि वर्णमंडल की मोटाई कितनी होती है, तो जो वर्णमंडल की मोटाई है ये वाली, वर्णमंडल की जो मोटाई जो प्रकाश मंडल के चारों ओर वायुमंडल के रूप में घेरे हुए है, चारों ओर से घेर रखी है, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 2000 से 3000 किलोमीटर होती है। तो वर्णमंडल की मोटाई कितनी होती है? वर्णमंडल की मोटाई 2000 से 3000 किलोमीटर होती है। ठीक, तो वर्णमंडल की मोटाई हो गई। ठीक, अब एक चीज और समझो, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वर्णमंडल पाया जाता है कौन कौन से मंडल के बीच में। वर्णमंडल पाया जाता है कौन कौन से मंडल के बीच में?
तो आप बताएंगे कि जो वर्णमंडल है वो प्रकाश मंडल और क्रीट या कोरोना के समय कोरोना के बीच में पाई जाती है। ठीक, वो कोरोना दूसरा है जो 2019 में आया, और ये कोरोना दूसरा है, ये सूर्य वाला है जो पूर्व सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वीवासियों को जहां से प्रकाश मिलता है। ठीक, उसे क्रीट या कोरोना बोला जाता है। ठीक, आगे देखोगे वर्णमंडल के कुछ छोटे छोटे भागों में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। वर्णमंडल के कुछ छोटे छोटे भागों में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना सौर ज्वाला कहा जाता है, या इस घटना को सौर ज्वाला कहा जाता है। एक और नया क्वेश्चन मिल गया, आपसे पूछे कि सूर्य के किस भाग में सौर ज्वाला की घटना होती है। सूर्य के किस भाग में सौर ज्वाला की घटना होती है, तो सौर ज्वाला की घटना जो होती है वो आपकी होती है वर्णमंडल में, ना कि प्रकाश मंडल में। ठीक है, तो सौर ज्वाला की घटना कहाँ होती है? सौर ज्वाला की घटना वर्णमंडल में होती है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। कितना व्यास होता है? 3000 से 2000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। यह घटना सौर ज्वाला कहलाती है या कही जाती है। तो सूर्य के दो पार्ट आपने पढ़ा, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल। ठीक, अब बात करते हैं क्रीट या कोरोना की बात करते हैं। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है ना? यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग होता है। बाहर की तरफ यह धीरे धीरे क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनों में बदल जाता है। आपसे पूछे कि आयन तथा इलेक्ट्रॉन की पौनें किस सूर्य के किस भाग में पाई जाएंगी, तो आंसर आएगा क्रीट या कोरोना, अर्थात सूर्य के सबसे बाहरी वाले हिस्से में पाई जाएगी। उसके बाद इन पौनों को सौर पवन कहा जाता है। पेपर में आए कि सौर पवन का संबंध किससे है? सौर पवन का संबंध किससे है? तो सौर का मतलब सूर्य, पवन का मतलब पवन, माने सोलर विंड का संबंध किससे है? तो सोलर विंड का संबंध सूर्य के क्रीट या कोरोना वाले भाग से है। ठीक, उसके बाद सूर्य के इस भाग से रेडियो तरंगें निकलती हैं। सूर्य के इस भाग से रेडियो तरंगें निकलती हैं। आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के किस भाग से रेडियो तरंगें निकलती हैं, तो सूर्य के बाहरी भाग से या क्रीट या कोरोना वाले क्षेत्र से निकलती हैं। क्या? रेडियो तरंगे। आपने देखा होगा, गांव में भी सुना होगा, या आप जानते भी हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना, जब सूर्य ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसको नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका क्या कारण है? इससे बहुत ज़्यादा जब सूर्य ग्रहण होता है तो बाहरी भाग से, सूर्य के सबसे बाहरी वाले भाग से कई हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमारे सीधे आँखों और त्वचा को प्रभावित करती हैं। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। पेपर में आता है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें मनुष्य के किस भाग में या किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन में आंखें भी दिया होगा और त्वचा भी। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको आँखों पर टिक करना है। आँखों के लिए नुकसान है, क्योंकि आप देखते होंगे सूर्य ग्रहण को हम लोग देखते हैं तो या तो थाली में पानी रख के देखते हैं या फिर काले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि यहाँ से हानिकारक एक्स किरणें निकलती हैं जो हमें सीधे प्रभावित करती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी आंखों पर प्रभाव डालती हैं। उसके बाद जब अगर ऑप्शन में आंख नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वीवासियों को प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वीवासियों को जो प्रकाश मिलता है वो यहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। ठीक, क्रीट या कोरोना से। आप ये भी जानते हो कि सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को कि अमावस्या को? तो आप बताएंगे अमावस्या को होता है ना, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना चाहिए वो पृथ्वी पर न पड़ के चंद्रमा पे पड़ता है। तो पृथ्वीवासियों को ऐसा लगता है कि सूर्य पे काला काला कालापन छा गया है, और वो परछाई किसकी दिखाई देती है? चंद्रमा की दिखाई देती है। इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण, है ना। तो सूर्य से भी और भी आपको जानकारियां प्राप्त करनी है। ठीक, तो ये तो था, बेसिक था, जो सूर्य से कुछ बातें आपको पता चली।
तो ये था। अब कुछ बातें और आपको ध्यान देनी है। अब क्या देनी है? आप देखोगे एक पूछता है उपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, और एक आपसे पूछता है अपसौर क्या होता है। उपसौर और अपसौर क्या होता है? उपसौर और अपसौर क्या होता है? तो उपसौर क्या होता है? आप देखोगे कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो ये घटना उपसौर कहलाती है। जब सूर्य से हमारी पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी आपकी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से थोड़ा सा समझ लो, ये भी पूछ लेता है आपसे, है ना। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, तो इसकी औसत दूरी होगी 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 98 करोड़ किलोमीटर, ये सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी हो गई। अगला क्वेश्चन पूछता है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप बताएंगे 14.77 करोड़ किलोमीटर, 14.77 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद पूछे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो आप बताएंगे 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.12 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 14.77 करोड़ किलोमीटर होती है। ये आपकी कहलाती हैं तीनों जो सूर्य की दूरियां हैं वो आपको हमने बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं उपसौर और अपसौर की। यहां से एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। उपसौर, ठीक, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी, अब जहां पे न्यूनतम दूरी लिखी है ब्रैकेट में लिख सकते हो 14.77 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो यह घटना उपसौर कहलाती है। उपसौर कहलाती है। ठीक, उपसौर कहलाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है उपसौर की घटना कब होती है। उपसौर में उ माने 3, यहां से 3 चुरा लो और लिख दो यह घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। कब होती है?
3 जनवरी को होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। माने ये एक ऐसी डेट है 3 जनवरी जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन चलने शुरू हो गए होंगे, सर जी ये कैसे हो सकता है? आप बता रहे हो कि 3 जनवरी को सूर्य जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक होती है, तो 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है? 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है? तो बच्चा बात यह है कि हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ये पृथ्वी का हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये पृथ्वी का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध है सबसे नजदीक तो हमारी पृथ्वी सूर्य की है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है, दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग है वो सूर्य की तरफ होता है, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं जो कि सूर्य से थोड़ा हट के होते हैं। अर्थात हमारे यहाँ तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इसीलिए हमारे यहाँ ठंडी होती है। ठीक है, ओवरऑल पृथ्वी पर गर्मी होती है 3 जनवरी को, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी नहीं ठंडी होती है, क्योंकि इस समय हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, जबकि 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती रहती है। बात समझ पाए? इस कारण से ऐसा होता है। ठीक, तो उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, आगे है अपसौर। अपसौर, अपसौर में क्या होगा? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह घटना अपसौर कहलाती है। तो यह घटना अपसौर कहलाती है। यह घटना प्रत्येक वर्ष, अब पूछता है कि अपसौर की घटना कब होती है, तो अपसौर की घटना से यहां से पा माने 4 चुला लो, और 4 मतलब 4 जुलाई, माने 4 जुलाई को होती है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। ठीक, कब होती है? प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। कोई संदेह? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है? अपसौर ये है, अपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, जबकि उपसौर की घटना कब होती है? ये आपकी 4 जुलाई को होती है। ठीक, अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि उपसौर, उपसौर और अपसौर में कौन कौन सम्मिलित होता है? कौन कौन सम्मिलित होता है? कौन कौन सम्मिलित होता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आप जानते हो इसमें चंद्रमा का कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी सम्मिलित होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको उपसौर और अपसौर के बारे में जानकारी मिली। ठीक, तो सूर्य से जो क्वेश्चन बनते थे वो आपके हो गए। अच्छा, एक और है सूर्य ग्रहण के बारे में। आप जानते हो सूर्य, ये मान लो आपका सूर्य है, मान लो सन है, ये आपका मून है ना, और ये आपकी पृथ्वी माने अर्थ है। इस प्रकार से जो कंडीशन होती है इसी को कहा जाता है सूर्य ग्रहण, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना चाहिए वो पृथ्वी पे न पड़ के चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पे पड़ती है, इसलिए ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कुछ अंधकार सा दिखाई देने लगता है। यही आपका सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक
अमावस्या को होता है। या आप कहोगे कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस्या को होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो अमावस्या को होगी। अच्छा, एक और बात, कहते सिजकी क्या होती है? सिजकी ये क्या होता है? सिजगी, सिजकी क्या होता है? सिजगी तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वही घटना क्या कहलाती है? सिजकी, या इसी को विति और युति बोलते हैं। व्युति और युति बोला जाता है। ठीक, तो ये आपकी हो गई, सूर्य से जितनी जानकारी थी वो आपको प्रदान कर दी गई। ठीक, तो आज के लिए सूर्य से जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो सौरमंडल के साथ में इसको भी पढ़ा दिया गया। और सूर्य से, हाँ, सूर्य से 2-3 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ा सा देख लो। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आता है? प्रकाश कितने समय में आता है? समय में आता है तो आप बताएंगे ये 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आ जाता है। और कभी कभी एग्जाम में मिनट ना देके सीधे सेकेंडों में बात करता है कि कितने सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, तो लगभग 500 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 500 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में। ठीक, तो ये आपकी जानकारियां थी। हाँ, एक और है कि ये लाल दानव क्या होता है? लाल दानव क्या होता है? या आपसे ऐसे पूछे कि सूर्य क्या कभी मरेगा? तो जी हाँ, सूर्य की डेथ होगी, है ना। जब डेथ होगी तो ये लाल रंग का संपूर्ण दिखाई देगा, क्योंकि जब इसमें नाभिकीय संलयन की घटना धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, तो जो इसकी चमक है वो धीरे धीरे लालपन में बदल जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है और जब छिपता है तो ये एक लाल आकार का दिखाई देगा। इसी को बोला जाता है लाल दानव। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य की मृत्यु भी होगी, लेकिन सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है ना। कितनी है? 10 अरब वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष है। इस कारण से अभी 4.6 अरब वर्ष बीती है इसकी आयु, तो हमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। पता नहीं कितनी बार आना जाना पड़े पृथ्वी से, है ना। तो ये सूर्य की आपकी जानकारियां थी। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम कोच आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका केवल एक ही काम है, लाइक और शेयर कर दीजिए बस, है ना। तो ठीक है, इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के साथ मिलेंगे। ज्वालामुखी के साथ का मतलब यह है कि हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे, है ना। नहीं समझ लो कि सर ज्वालामुखी लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। समझ पा रहे हो? तो नमस्कार दोस्तों।